जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है आपकी जो उसका चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसमें हम दोस्तों क्या देखने वाले हैं कि आखिर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लोग कैसे रहते थे। तो इसके लिए हम इसमें दो रिवर बेसिन्स के बारे में जनरली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, द अमेजोन बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस वीडियो लेक्चर में आज ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। इस फर्स्ट पार्ट में आपका हम पढ़ेंगे द अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फिर हम आपका पार्ट 2 में द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम जब पढ़ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है कि आखिर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में अमेजोन बेसिन में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी वहाँ पे, कंडीशंस कैसी थी लोगों के लिए, वो काम क्या करते थे, ठीक है, कौन लोग रहते थे, तो ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा, अभी मैं बताऊँ क्या आ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन ये क्या होता है, ये रीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस 2 मिनट में देखिए आपका मैं ये डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको पता है ये देखिए इक्वेटर जा रही है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो इनके बीच का जो एरिया है ना ये पूरा, ये आपका कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया ट्रॉपिकल रीजन। अब सब ट्रॉपिकल रीजन देखिए क्या होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन होता है आपका, अगर देखें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर 5-10 डिग्री अगर हम ऊपर नीचे ले लें तो ये हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल रीजन। एंड सेम हेयर विथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 5-10 डिग्री आप ऊपर नीचे ले लीजिए, यानी मतलब मान के चल लीजिए 25 से 30 डिग्री के आसपास आपका क्या पा गया, सब ट्रॉपिकल रीजन। इतने मतलब मान लीजिए ये रहा आपका सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे और ये रहा आपका सब ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो ये एरिया हो गया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन अमेजोन। और इक्वेटोरियल रीजन देखिए, अब इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे तो आप देखिए इक्वेटोरियल रीजन देखिएगा तो 0 से लेके 5-10 डिग्री आप ऊपर नीचे ले लीजिए नॉर्थ एंड साउथ, तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल रीजन। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं एंड सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका देखिएगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है ये आपका जो हम कल पढ़ने वाले हैं ये आपका पाया जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, एंड वहीं आपका अगर देखिएगा अमेजोन बेसिन तो ये थोड़ा बहुत इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं आपका। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अमेजोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, अमेजोन रिवर बेसिन। बेसिन शब्द क्या होता है दोस्तों, बेसिन शब्द जहाँ होता है ना जिधर जितनी दूर तक उस रिवर का या उस इलाके का देखिएगा उस रिवर का फैलाव होता है। एक रिवर बेसिन का जितनी दूर तक फैलाव होता है उसे हम बेसिन कहते हैं। तो इतना देखिए पूरा अमेजोन आपका है रिवर सिस्टम, कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजोन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप 8.2। यही आपका मैप। अब देखिए यहाँ पे पेरू है, चिले है, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि साउथ अमेरिका में टोटल कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में टोटल कितनी कंट्रीज हैं। और जो बंदे स्पोर्ट्स देखते हैं उनसे एक क्वेश्चन है मेरा कि बताइए इस साल का कोपा अमेरिका किसने जीता था। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी इंटरेस्टिंग फील कीजिए इस क्वेश्चन से। इस साल का कोपा अमेरिका किसने जीता था, जो साउथ अमेरिकन आपका टूर्नामेंट है फुटबॉल का। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। जैसे मैंने आपको बताया इक्वेटर से अगर देखिएगा तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के आसपास आपको ट्रॉपिकल रीजन दिख जाता है। उससे ऊपर आपको सब ट्रॉपिकल रीजन दिखेगा। फिर 5 डिग्री के आसपास अगर आप देखिएगा नॉर्थ एंड साउथ में तो इक्वेटोरियल रीजन ये रहता है। ठीक है, सो इट इज रेफर्ड टू एज द इक्वेटोरियल रीजन। 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ अगर आप देख लीजिएगा तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल रीजन, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये आपका मान लीजिए इक्वेटोरियल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन आपका हो गया अगर 5-10 डिग्री हम नॉर्थ एंड साउथ ले लें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर में तो आपका हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये पूरा आपका रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। अब देखिए जो आपका अमेजोन रिवर है ये कहाँ से निकलता है। अगर आप सोर्स देखिएगा अमेजोन रिवर का तो ये क्या है, ये एंडीज यहाँ पे देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे आपको दिख रही है। यहीं से एक यहाँ पे एक देश है आपको दिख रहा होगा पेरू, तो यहीं से आपका क्या होता है ओरिजिनेट होता है क्या, अमेजोन रिवर की यहीं से शुरुआत होती है, ओरिजिनेट यहीं से होता है।
ठीक है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। अब देखिए रिवर का आप ओरिजिन तो यहाँ देख रहे हैं कि पेरू से हो रहा है, एंडीज माउंटेन से हो रहा है, पर रिवर का माउथ देखिएगा तो ये कहाँ तक खत्म हो रहा है, ये आपका खत्म हो रहा है। रिवर का माउथ किसकी तरफ जा रहा है आपका, अटलांटिक ओशन की तरफ। अटलांटिक ओशन आपका ईस्ट में पड़ जा रहा है, ये आपका पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। इधर आपका पैसिफिक ओशन आ जाता है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन। देखिए काफी सारी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको अमेजोन रिवर को ज्वाइन करती है, जो एक पूरा क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, एक अमेजोन बेसिन क्रिएट करती है। पूरा जो आपका एरिया, इसे ही हम अमेजोन बेसिन कहते हैं, ठीक है। ये आपने देखा, द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील। अब देखिए जो आपका रिवर है अमेजोन रिवर, और इसके पूरा इलाका देखिएगा बेसिन वगैरह, तो ये कहाँ से कौन कौन सी कंट्री, जो आपके रिवर बेसिन है, द रिवर बेसिन ड्रेन्स, ये कौन कौन सी कंट्री से होके गुजरते हैं। तो आपका देखिए कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे, ब्राजील, पेरू से तो ओरिजिनेटी होती है आपकी क्या, अमेजोन रिवर। फिर बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। अगर देखिएगा तो यहाँ से आपका अमेजोन रिवर गुजरता है। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पास। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कमेंट सेक्शन में बताना है कि इक्वेटर के पास वो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां से ये अमेजोन बेसिन आपका पास होता है, ठीक है। तो बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। आगे चलिए, अब हम यहाँ पे देखिए, आपने अमेजोन के बारे में जाना कि अमेजोन कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है। साउथ अमेरिका में पाया जाता है सबसे पहली बात तो। रिवर बेसिन समझना आपने क्या कि रिवर बेसिन क्या होता है, वो पूरा एरिया जहाँ से रिवर फ्लो करती है वो आपका रिवर बेसिन एरिया कहलाया जाता है। फिर आपने इक्वेटोरियल जोन समझा क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन समझा, सब ट्रॉपिकल जोन समझा क्या होता है, कौन कहाँ किधर पार्ट से शुरू होता है, तो ये आपने समझा। रिवर माउथ कहाँ होती है आपने समझा। अमेजोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, किस पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ से निकलता है, एंडीज पर्वत, एंडीज याद रखिएगा, ठीक है। एंडीज है ये पूरा यहाँ पे कवर कर रखा है, एंडीज नहीं। तो यहाँ पे आपने ये देखा। अब हम आगे चलते हैं, अमेजोन की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे डिफाइन करती है, आपको जैसे पता है कि जो आपका अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये आपका इक्वेटोरियल जोन में, देखिए इक्वेटोरियल जोन के आसपास पड़ता है, ठीक है, इक्वेटोरियल जोन में पड़ता है। तो इक्वेटोरियल जोन में देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको भी पता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी, अगर देखिएगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इक्वेटर पे आपको पता है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गर्मी भी बहुत होगी, और गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन के थ्रू आपका देखिए ह्यूमिडिटी भी राइज होगी, फिर आपकी बारिश भी होगी। ये देखिएगा ना, तो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन हुई तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो बारिश होगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको इस वजह से ही क्या दिखता है, तापमान भी ज़्यादा है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है, हर दिन बारिश हो रही है, तो इससे क्या मतलब दिखता है यहाँ पे कि आपको जो पेड़ों की ग्रोथ जो होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़े पेड़ होंगे। तो ये आपने यहाँ पे समझा था कब, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे। Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the। यहाँ पे आपको पूरे साल throughout the year hot and wet climate दिखेगा, ठीक है, पूरे साल। Both day and night are almost equal hot and humid। अगर आप देखिएगा तो जो दिन और रात होती है ना, जैसे अगर हम मान के चलें टेम्परेट रीजन की बात कर लें, टेम्परेट रीजन अगर ये भी नहीं तो अगर ट्रॉपिकल, हम जहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में मान के चल लीजिए सुबह जितना तापमान है नाइट को थोड़ा बहुत गिर जाता है, ठीक है, 4-5 डिग्री गिर गया, 5-6 डिग्री गिर गया सेल्सियस, इतना गिर जाता है। अब वहीं अगर आप मान लीजिए सुबह गर्मियों में तापमान है यहाँ पे दिल्ली में अगर आप रह रहे होंगे तो 40 डिग्री है, हो सकता है रात को वही 35, 34, 36 ऐसे पहुँच जाए। अब वहीं यहाँ पे है आपका, अगर देखिएगा तो अमेजोन में क्या होता है, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल जोन में, यहाँ पे आपको डे में तो तापमान दिखेगा ही अच्छा खासा, हॉट दिखेगा, ह्यूमिड टेम्परेचर होगा, ह्यूमिड यानी आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी होगी आपके दिन में, ठीक है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी किसका कारण बन जाती है, आपका रेनफॉल का कारण बन जाती है। और वहीं अगर रात को भी अगर आप देखिएगा ना तो तापमान ऐसा नहीं होता है कि ड्रेस्टिकली गिर जाता है कि दिन में 40 है तो रात को एकदम 30-35 हो गया, 40 है तो 39.9 डिग्री सेल्सियस, इतना ही मार्जिन से गिरता है तापमान, इससे ज़्यादा नहीं गिरता है। एंड ह्यूमिडिटी एकदम सेम रहती है चाहे रात हो या दिन हो। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ पे आपको बारिश लगातार देखने को मिलेगी, हर दिन देखने को मिलेगी, हर महीने, हर हफ्ते एंड सालों देखने को मिलेगी, ठीक है। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, दिन का तापमान देखिएगा तो एक तो बहुत ज़्यादा हाई दिखने को मिलेगा आपको, एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई देखने को मिलेगी आपको।
एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। अब यही देखिएगा, तो रात को क्या होता है, टेम्परेचर माइनर सा गिर जाता है आपका, बहुत हल्का सा पोर्शन गिरेगा, जैसे मैंने बताया 0.1 0.2 0.3 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, एंड ज़्यादा हुआ तो 1 डिग्री सेल्सियस गिर गया, पर ह्यूमिडिटी रिमेन सेम, ह्यूमिडिटी यहाँ पे बराबर रहती है, एकदम ह्यूमिडिटी एकदम तस से मस नहीं होती है, तो आपकी ह्यूमिडिटी यहाँ पे बराबर देखने को मिलती है। अब आपने यहाँ पे समझा अमेजोन कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, अमेजोन रिवर बेसिन समझा, किस किस कंट्रीज से होके गुजरता है, फिर आपने क्लाइमेट समझा कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट वगैरह कैसा है, हॉट, अब हम ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा रेन टेम्परेचर भी है यहाँ का, तो इस वजह से पेड़ों की ग्रोथ भी होगी, तो हम वेजिटेशन में देखते हैं। बारिश आपकी अच्छी खासी हो रही है, तापमान भी अच्छा खासा, तो इसके कारण क्या होगा, जो फॉरेस्ट की जो ग्रोथ होगी ना वो बहुत तगड़ी होगी, फॉरेस्ट आपका डेंस होगा, डेंसली मतलब यहाँ पे मतलब पेड़ आपस में भिड़ रहे होंगे कि कौन ऊपर उठेगा कौन ऊपर उठेगा, ठीक है। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट, तभी हम इसे क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है आपका, अमेजोन रेन फॉरेस्ट हम कहते हैं ना इसको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, मैंने नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में आपको पढ़ाया था। The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट इतने थिक होते हैं ना, एक तो कुछ पेड़ इनके बीच में, पता है पेड़ों के बीच में लड़ाई चलने लगती है, कोई पेड़ अगर इतने बड़े होंगे तो कोई थोड़े छोटे, कोई इतने होंगे, कुछ यूँ होंगे और कुछ तो झाड़ियाँ बन जाएंगे, बेल वेल से बन जाएंगे, तो इतना सोचिए कि यहाँ पे, और जो बड़े पेड़ होते हैं वही सारी आपकी सनलाइट ले जाते हैं, छोटे पेड़ों को मिलती ही नहीं है, तो यहाँ पे भसड़बाजी भी चलती रहती है कि कौन बड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी अब इतने पेड़ ये घने होते हैं, इतना फॉरेस्ट ये घना होता है, इतने डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है फॉरेस्ट की पेड़ों की, तो क्या होता है ना कि सन की जो लाइट होती है ना वो आपको ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाती, लगेगा कि आप रात को ही घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब अंधेरा सा एकदम रहता है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ग्राउंड देखिएगा तो आपको क्या होता है, डार्क रहता है, डैम्प रहता है, एकदम मतलब सन्नाटा, सुनसान तो सन्नाटा तो नहीं, मतलब अंधेरा रहेगा। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, ठीक है। ऑर्चिड्स, यहाँ पे देखिए कुछ तरीके के आपको प्लांट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ऑर्चिड्स हो गए, ब्रोमलाइड्स हो गए, ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स वगैरह, ये छोटे मोटे जो आपके जो होते हैं, जो बड़े नहीं हो पाते हैं, बड़े ज़्यादा लंबे पेड़ नहीं होते, छुटकू बुटकू झाड़ियों जैसे होते हैं, छोटे पेड़ से होते हैं, ठीक है। ऑर्चिड्स हो गए, ब्रोमलाइड्स हो गए, ये देखिए कितना डेंसिटी यहाँ पे पेड़ों की, ठीक है। लाइट कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे बंदा कोई नीचे चल रहा होगा, कहाँ पहुँचेगी उसके पास लाइट, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब देखिए हम कुछ देखते हैं यहाँ पे फौना, यहाँ पे हम कुछ फौना की स्पीशीज, फौना यानी एनिमल्स वगैरह के बारे में अगर देखें तो कुछ यहाँ पे एनिमल्स की स्पीशीज भी हैं, कुछ एनिमल्स भी अच्छे खासे, स्पीशीज के बाद में अगर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पर यार। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पे अगर आप देखिएगा कितनी सारी मूवीज़ बन गई हैं, और हर मूवीज़ में आपको 10 से 12 एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर बर्ड्स में देखिएगा तो आपको दो तरीके के दो बर्ड्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एक टोकन्स एंड एक हमिंग बर्ड। ये आपका हो गया टोकन्स, देख रहे हैं, टोकन्स हो गए। यहाँ पे देखिएगा तो इस बर्ड की चोंच देखिए कितनी बड़ी, इसकी हाइट से ज़्यादा बड़ी तो इसकी चोंच है, मतलब गजब तरीके का बर्ड है यार। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट अपने अंदर पता नहीं कितने रहस्य छुपाए रहता है ना, कितने तरीके के एनिमल्स हैं अंदर, जहरीले एनिमल्स, मतलब खतरनाक एनिमल्स यार। मेंढक कितने हैं, सांप कितने हैं, एनाकोंडास के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए टोकन्स हो गया, एंड हमिंग बर्ड ये रही आपकी, ठीक है। ये कुछ आपके बर्ड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं इस पैराग्राफ में। एनिमल्स देखिए तो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, मंकीज, स्लॉथ एंड ईटिंग तापीर्स। तो ये रहे आपके मंकी, जय बजरंगबली, ठीक है। ये हो गए आपके स्लॉथ्स, थोड़ा सा अजीब सा मतलब लगा, देख रहे हैं कितना, किसी मैंने यार सीरीज में देखा था स्लॉथ आपका, शायद जो लायन किंग जो मूवी आई थी उसमें याद शायद था, स्लॉथ टाइप का आपको एक कैरेक्टर, लायन किंग शायद स्लॉथ टाइप का, इसी टाइप का देखिएगा ध्यान से, इसी टाइप का एक कैरेक्टर था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ये रहा आपका तापीर्स, ये वो होते हैं, ये भी था तापीर्स भी आपको देखने को मिला था मेरे ख्याल से, ठीक है। सिम्बा नाम था ना, सिम्बा लायन किंग में शेर का, तो उसके जो दो दोस्त थे यही थे शायद, यही दोनों थे। तो तापीर्स आपको देखिएगा तो सूअर जैसे दिखते हैं, ये क्या करते हैं, चीटी वीटी खाते हैं, छोटे मोटे चीटी वीटी खाने का काम करते हैं ये। रेप्टाइल्स वगैरह भी पाए जाते हैं यहाँ पे, देखिए रेप्टाइल कितनी प्रजाति के, तो आपको छिपकली मिल जाएगी यहाँ पे, बाप रे बाप बड़ा खतरनाक लगता है छिपकलियों को देखना भी, छिपकली देखने को मिल जाएगी, क्रोकोडाइल्स देखने को मिल जाएंगे। ओहो, ये जनाब तो एकदम रेडी हैं कि शिकार मिल जाए।
स्नेक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, स्नेक्स में भी पाइथन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी मतलब ज़्यादा वेराइटी ऑफ आपको फौना देखने को मिलता है। आगे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा लोगों के बारे में थोड़ा सा देखें कि पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे लोग आके रहते कैसे हैं, क्या काम करते हैं, कैसे जीते हैं। तो देखिए देखें पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, जो ये लोग रहते हैं, ये लोग एग्रीकल्चर कैसे करते हैं। एग्रीकल्चर का इनका सिंपल सा मेथड होता है स्लैश एंड बर्न मेथड। स्लैश एंड बर्न मेथड होता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आसाम के एरिया में नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो उसे झूम कल्टीवेशन भी हम कहते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तब आपको ये शब्द आएगा जब उस रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो झूम कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है ना कि एक फॉरेस्टेड एरिया है, ग्राउंड है, क्लियर कर दिया, पेड़ों को काट दिया, फिर वहाँ पे उनको जला दिया, जितने भी टुकड़े वुकड़े बच गए उनको जला दिया एंड वहाँ पे आपने खेती करनी शुरू कर दी। अब यहाँ रेन फॉरेस्ट है ये, तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होगी नहीं, यहाँ पे मतलब उपजाऊ ज़मीन उतनी होगी नहीं। तो थोड़े दिन के लिए खेती की, कुछ उगा, फटाफट वहाँ से फिर खाली कर दिया, फिर कहीं और जाके उन्होंने पेड़ काटे, फिर वहाँ पे बढ़ने किया, फिर वहाँ पे उगा दिए, पौधे वौधे कल्टिवेशन करने लग गए। तो ये होता है आपके शिफ्टिंग कल्टिवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी हम कहते हैं। While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crop। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने काम बांट रखे थे। जो आदमी होते थे ये लोग क्या करते थे, हंट करने का काम करते थे। जाहिर सी बात है जब खेती यहाँ पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही तो हंटिंग इनका बच जाएगा एक तरीका। जानवरों को हंट करते थे तो मांस मछली खाते थे ये लोग, मांस मछली मतलब एनिमल्स वगैरह का शिकार करते थे। फिश वगैरह पकड़ने का काम किसका होता था, मैन वगैरह का। एंड वुमेन्स का क्या काम होता था, क्रॉप्स वगैरह की क्या करना, देखभाल करना। दे मेनली ग्रो टॉपिका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। और ज़्यादातर देखिए क्या ग्रो करते थे, टॉपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो वगैरह ये लोग ग्रो करते थे, उसे खाते थे और मौज करते थे एकदम। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग दैम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, मैन निकले हंटिंग करने के लिए, चलो आज खाएंगे किसी एनिमल्स की, मतलब मान के चलिए यहाँ पे इन्होंने गए शिकार करने के, आज तापीर का शिकार करेंगे। यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स हैं ये लोग इन्होंने मैंस ने सोचा कि हम चलो चलेंगे आज तापीर का शिकार करेंगे। अब तापीर इनके हाथ ही नहीं आया, कुछ इनके हाथ ही नहीं रह गए, ये बेचारे नाराज होकर घर आ गए। अब कुछ खाने को ऐसा ना मिले तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा ना। तो वुमेन्स का यही काम होता है कि वो क्रॉप्स की देखभाल करती हैं। एंड जो क्रॉप्स की देखभाल करती हैं, अगर इनके पास अगर कुछ हंट नहीं कर पाए, ये जानवरों का शिकार नहीं कर पाए, तो वो वेजिटेबल्स वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। द स्टेबल फूड इज मैन्योइक आर ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एक्स। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो आप ये क्या करते थे, ये लोग क्वीन जो एंड्स होती थी ना, इनको भी खाया करते थे। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेजे एंड कोको आर ऑल्सो ग्रो। अब देखिए कुछ कैश क्रॉप्स जो होती थी यहाँ पे, जो कमर्शियल क्रॉप्स होती थी, जैसे कॉफी होगी, मेज होगी एंड कोकोआ होगी, वो भी यहाँ पे उगाने लग गया था। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है ना, टाइम आ रहा है, तो आपको भी पता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे अब कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी गुजार दी गई है। अब रोड कनेक्टिविटी गुजार दी गई तो जाहिर सी बात है बहुत पेड़ काटे होंगे, स्लैश एंड बर्न में और पेड़ कटे होंगे। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आप आए दिन सुनते हैं कि क्या लग गया, आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा, काफ़ी सारे जानवर आपके मर गए। तो ये एक तो कंडीशन हो गई आपकी ग्लोबल वार्मिंग की। एक हम डेवलपमेंट के चक्कर में पेड़ की बैंड बजाए जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्टों की बैंड बजाए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं धनाधन एकदम, ठीक है, धनाधन। मतलब कान में हेडफोन लगा लेंगे और जब तक वो मतलब गाना सुनेंगे, जब तक वो गाना खत्म नहीं होगा तब तक एकदम अपनी पूरी फ्लो में पेड़ धनाधन काटो। और उगाने का काम किसी का है नहीं, पेड़ ग्रो करने का। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो पेड़ ग्रो कीजिए, हो सके एकदम कीजिए, पेड़ ग्रो करना है यार, पौधे वौधे लगाइए एकदम, ठीक है। इन सबको बचाइए, पेड़ वेड़ बचाइए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग रोज़ाना आपको सुनने को मिलता होगा। रोज़ाना कुछ लोग आएंगे भाषण देके चले जाएंगे, रोज़ाना आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा क्लाइमेट चेंज बदल रहा है, सबको पता है, ठीक है। पर कितने लोग फॉलो कर लेते हैं, ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे पानी की वेस्टेज देखेंगे तो पानी की वेस्टेज मतलब खूब चालू रहती है, पानियों की वेस्टेज चालू रह रही है। यहाँ पे दुनिया में देखिएगा तो 1 बिलियन लोगों को यहाँ पे साफ सुथरा पानी नहीं मिलता पीने का। यहाँ पे धड़ाधड़ पानी मतलब वेस्ट हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आप देखना पड़ेगा। कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ अगर यहाँ पे ग्रो हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे और फॉरेस्ट काटे गए होंगे, ठीक है, इनको उगाने के लिए। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर दी हाउसेज। अब यहाँ पे देखिए रेन फॉरेस्ट से ना आपको जाहिर सी बात है जब पेड़ वेड़ काटते होंगे तो वुड्स तो इन्हें अच्छी खासी मिल जाती होंगी,
हार्डवुड ट्रीज होती हैं, ठीक है, हार्डवुड, तो यहाँ पे हाउसेज बनाने के लिए इन्हें काम आता होगा। सम फैमिलीज लिव इन अ थ्रेस्ड हाउस शेप्ड लाइक बीव्स, देखिए देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज मलको विद स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। अब ये देखिए, ये आपका जो है ना, ये बीहीव्स है, बीहीव्स ही था ना, स्पेलिंग देख लीजिए एक बार आप, बीहीव्स, तो बीहीव्स आप देखिएगा तो ये है आपका इस तरीके के, कुछ ज़्यादातर लोग आपके इस तरीके के रेन फॉरेस्ट अगर अमेजोन में देखिएगा तो इस तरीके के घरों में रहते थे। एंड वहीं अगर देखिएगा तो जिनका एक अपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर भी होता था जिसे मालोका कहते थे, वो आपका ये रहा। इसमें ज़्यादा अगर किसी की बड़ी फैमिली हो तो वो रहते थे, या ग्रुप में रहते हो तो इस तरीके के आपके घर बनते थे। अब सोचिए, आपको ये लग रहा होगा इमेज में इतना सा है, पर ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। देखिए गेट है ये इतना, और अगर मान के चलिएगा तो इतनी सा आदमी होगा, ये सिर्फ इतनी सा आदमी होगा एक, तो सोचिए कितना बड़ा एरिया है एकदम। तो ये आपके हो गए। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब देखिएगा लाइफ देखिएगा तो अमेजोन के पास जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ आपको चेंज होती दिखती है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी ब्रीज्ड ओनली बाई नेविगेटिंग द रिवर, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में पता है लोग यहाँ पे कैसे रास्ता ढूंढते थे, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे अमेजोन रिवर बहती है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर वॉल्यूम वाइज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी अगर किसी रिवर में है ना तो वो आपकी अमेजोन नदी में ही है। दूसरे नंबर पे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी रिवर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी कैरी करती है आपकी अमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर के जरिए नेविगेट करने का काम करते थे, ठीक है, धीरे धीरे। इन 1970s द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसिबल। 1970 में अगर देखिएगा तो ट्रांस अमेजोन हाईवे जब बना तो इसने ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट जो था उस तक पहुंचना आसान हो गया था, एसेसिबल कर दिया था, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। एयरक्राफ्ट्स का यूज़ बढ़ गया, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ बढ़ गया, ठीक है। आपने वो पढ़ा था ना जब मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब आपको वो पढ़ा रहा था कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट का, कि एयर जो वेज है आपकी एयरप्लेट्स में, मतलब एयरवेज में देखिएगा तो चाहे आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये वहाँ तक जा सकते हैं, रिमोट एरियाज तक जा सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली ट्रेन नहीं जा पाती, ठीक है। तो अब सोचिए यहाँ पे ट्रेन तो जा नहीं पा रही अभी तक, तो एयरक्राफ्ट्स भी जा रहे हैं। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन अ न्यू एरिया। जो यहाँ पे आम जो यहाँ के ओरिजिनल लोग थे, इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी यहाँ की, इंडिजीनियस यानी अमेजोन के जो खुद के लोग थे, उन लोगों को हटा दिया गया, भगा दिया गया कि चलो यहाँ से निकलो, ठीक है, और कहीं और जाके रहो, ठीक है, मतलब निकाल दिया गया। तो ये आपने देखा। और यहाँ पे देखिए इसी कारण क्या हो रहा है ना कि आपको इतनी काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखिएगा तो देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट के नाम पे। देखिए डेवलपमेंट चलिए हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, पर डिस्ट्रक्शन भी तो हो रहा है यार, डिस्ट्रक्शन हो रहा है एकदम। अमेजोन फॉरेस्ट में एकदम गजब लेवल का आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब देखिए अगर आप यहाँ देखिएगा तो बायोलॉजिकली अगर देखिएगा डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, पर फॉरेस्ट तो काटा जा रहा है। फॉरेस्ट में आग भी लगती है, रोजाना आपको न्यूज़ आ जाती, कभी मतलब ज़्यादातर आप न्यूज़ सुनते ही होंगे कि अमेजोन में जंगल में आग, अमेजोन के जंगलों में आग लगी, अमेजोन के जंगलों में आग लगी। तो मतलब ये देखिए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट देखिएगा तो पहले अमेजोन ऐसा था, कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, अब ऐसा हो गया, धीरे पर जाते जाते पता नहीं और टाइम बाद क्या होगा कि पेड़ ही नहीं दिखेंगे, खत्म यार। फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजोन बेसिन। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक एस्टिमेट बताती है कि यहाँ पे जो आपका लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट है ये डिसअपियर होते जा रहे, पेड़ काटे जा रहे, धनाधन एकदम काटो। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में मच वाइडर इम्प्लीकेशन है, देख रहे इतना पहले एरिया था फॉरेस्ट का, इतना बचा, अब इतना बचा, ठीक है। मेट्रो भी गुजार दो, कम पड़ रही है, मेट्रो बता दो, दूसरा बुर्ज खलीफा यहीं बनाएंगे, इतनी डेवलपमेंट करनी है इधर फॉरेस्ट काट के। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। देख रहे हैं बंजर जमीन बन जाएगी यार एकदम, लोग कहाँ जाएंगे। आपको पता होगा कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम ये भी कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन सिर्फ यहीं से आता है, ठीक है। काटे जा रहे हो पेड़, ये नहीं सोच रहे, और पेड़ लगाने हैं नहीं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वैसे सबसे बड़ी बात है कि हाँ कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिलती क्लाइमेट चेंज पे, पर एज ए होल देखने को मिले ना, जैसे एज ए होल आप पेड़ एकदम डिस्ट्रॉय कर दे तो, पर एज ए होल अगर देखिएगा तो पेड़ उतने लगते नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखने को मिले ना कि पेड़ लग रहे हैं। और देखिए ये भी चीज़ बड़ी बात होती है कि आप छोटा पौधा लगाओ, एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, अच्छा खासा ग्रो पेड़ है, आप उसको काट दो और कह दो कि हम पौधा लगा दिए, यार वो काय का मैच है, बताना वो पौधा ग्रो होने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है।
अब यही तो वही बात होगी कि थोड़ी देर के लिए आप सांस रोक दो, पर कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए। पता चलेगा 20 मिनट से पहले ही आपकी निकल ली, ठीक है। 2 मिनट सांस नहीं रोकी जाएगी। तो ये वही बात है, और डिस्ट्रक्शन एक अलग लेवल पे है। तो हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में आपका अमेजोन रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा। अमेजोन में कैसे लोग रहते हैं, कैसे वहाँ पे फौनाज हैं, जानवर वगैरह आपको पाए जाते हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, रहते कैसे हैं, अमेजोन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, इक्वेटोरियल जोन देखा हमने क्या होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल देखा क्या होता है। तो बहुत चीज़ें देखी, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आपका आज देखिए 7 बजे आपका क्लास आने वाली, किसकी? क्लास 6 की, जो आपकी चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, उसका एमसीक्यू होगा ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उसी में मैं आपको आंसर बता दूंगा। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के जो आपके क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। मानता हूँ काफ़ी देर होगी, अगली बार से ऐसा देर नहीं होगी आंसर रिवील करने में, पर बता दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा यार नॉलेज कैसल के साथ। सेकेंड पार्ट आपका कल आएगा, जिसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ेंगे। एंड फॉरेस्ट को बचाइए, जंगलों को काटना बंद कीजिए, ठीक है। पेड़ लगाइए, ठीक है। एक पेड़ के बदले अगर आप जाके सिर्फ छोटा सा पौधा लगा देते तो कुछ मिसमैच सा नहीं लग रहा। तो अपना हिसाब किताब लगाइए, अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है हमें, ठीक है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। पर जब तक साथ हम नहीं आएंगे, एक साथ वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तब तक साथ ही हाथ बढ़ाना, एक गाना था ना, याद नहीं आ रहा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, ऐसी कुछ था ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बोझ सबको उठाना है, मिलकर काम सबको करना है, एक साथ ही करना है। फॉरेस्ट को बचाइए, जंगलों को बचाइए, ठीक है। काम कीजिए, पानी वेस्ट करना कम कीजिए, बिजली अननेसेसरी मतलब एकदम खपत मत बढ़ाइए कि यहाँ पे आप एक कमरे में बैठ रखे हैं, दूसरे कमरे में एसी, कूलर, पंखा, फैन सब चल रहा है एकदम, मतलब लाइट धड़ल्ले से चल रही, टीवी भी ऑन करके आ रखे हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने, बहुत लोगों को देखा है, इनफैक्ट मैंने अपने घर में भी लोगों को देखा है, झूठ नहीं बोलूँगा, पर सुना देता हूँ मैं, डांट देता हूँ, ठीक है, कि बिजली के बिना आप लोगों को 5 मिनट नहीं रहा जाएगा, कि लाइट कट जाए 10 मिनट गर्मी के मौसम में। पर पैसे जब आते हैं, यार इतना बिजली का बिल आ गया, इतना का बिजली का बिल आ गया, पर लाइट धड़ल्ले से चल रही है। पानियों का वेस्टेज देखिए कितना बढ़ चुका है। तो देखिए यार, आप लोग के ऊपर है, अवेयरनेस फैलाइए, अवेयरनेस तो फैल रही है यार, पर कितने लोग अवेयर हो रहे हैं ये भी डिपेंड करता है ना। अवेयरनेस तो फैलाई जा रही है कि पेड़ बचाओ, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोको, फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना बंद करो, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़ ने वादा किया है कि 2050 तक ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन करेंगे वो। चाइना ने 2060 तक का है, अपना भारत भी कर देगा जल्दी ही, प्रॉमिस। तो देखिए आप, बस पेड़ वेड़ काटना बंद कीजिए, पौधे लगाए जितने हो सके। अगर आप अपने हिसाब से अगर देखिए कि छोटे अमाउंट से, अगर आप तो पेड़ काट नहीं रहे, तो अगर आप एक पौधा भी लगा देंगे, 10 पौधे 15 पौधे भी लगा देंगे, तो वो भी बहुत है, दिल को सुकून मिलेगा। लगा के देखिएगा एक बार। चलिए दोस्तों, फिर आपका ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म हुआ, आपका फर्स्ट पार्ट। मिलेंगे शाम को आपका, तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपका सेकंड पार्ट आएगा इसमें, जिसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन जो है वहाँ पे वो उनका बात करेंगे। Thank you so much for watching this video lecture. God bless you all. Jai Hind.